नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारी एचटेट संस्कृत की दूसरी क्लास है जो कि वर्ण विचार पर आधारित है। पिछली क्लास में हमने माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार पढ़े थे। आज हम देखते हैं कि वर्ण क्या हैं संस्कृत में। तो ये देखिए बच्चों, ये है वर्ण विचार। ये हो गए वर्ण विचार। ध्वन्याः लिखित रूपम वर्णम। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जैसे हम बोलते हैं वो सभी वर्ण नहीं होते। जिस ध्वनि को लिखने का आकार दिया जाता है, जो ध्वनि लिखी जाती है वही वर्ण कहलाती है। वरना कुछ तो ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें हम बोल लेते हैं लेकिन उनका कोई लिखित रूप नहीं होता, तो वो ध्वनि में नहीं आएगा। वो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण से क्या बनते हैं? वर्ण से पद बनेंगे। ये देखिए, वर्ण से पद, पद से वाक्य और वाक्य से भाषा। क्योंकि जैसे कोई भी वर्ण होगा तो उससे हम शब्द बनाएंगे और उस शब्द को हम फिर पद के रूप में व्यक्त करेंगे और फिर पद से हम वाक्य बनाएंगे और वाक्य से फिर हम कोई भी हम वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, तो उससे हमें भाषा की पहचान हो जाती है। ये इंग्लिश का टेंस है, हिंदी का टेंस है या संस्कृत का वाक्य है, सेंटेंस है। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर को भी वर्ण को भी अक्षर कहते हैं। अक्षर ही वर्ण है। वर्णम एव अक्षरः है। अक्षर ही वर्ण है या वर्ण ही अक्षर है। वर्णों को ही अक्षर कहा जाता है और वर्ण के समूह को शब्द कहा जाता है। वर्ण के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। ये देखो, वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? शब्द। ऐसे किसी भी शब्द वैसे ही नहीं कहते थे कि 3-4 वर्ण इकट्ठे कर दिए और उन्हें हम शब्द कह दिए। सार्थक समूह को, ये यहाँ देखो, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ए, ये कोई वर्ड हुआ? शब्द हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं। और मैंने लिख दिया ए च, ये एच हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हमारा सार्थक समूह है और ये निरर्थक समूह है। तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे, जबकि ये हमारा शब्द है। तो वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। अच्छा, अब देखो, वर्ण का फिर शब्द कैसे बनता है? शब्द का पद, वर्ण से हमने शब्द बना लिया, शब्द से हम क्या बनाएंगे? पद बनाएंगे। पहले हमने बोला, बोलने से ध्वनि प्रकट हुई, ध्वनि के हमने लिखित रूप छांटे, लिखित रूप को हमने वर्ण का नाम दे दिया, उन वर्णों से हमने उनका सार्थक समूह मिलाकर शब्द बना लिए। अब उन शब्दों से हम क्या बनाएंगे? पद। सुक्ति अंतम पदम। शब्द के अंत में, शब्द के अंत में सुप और तिंग प्रत्यय लग जाए तो शब्द को पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। शब्द को क्या कहा जाएगा? पद कहा जाएगा। पदम समूह वाक्यम। पद के समूह को क्या कहा जाता है?
वाक्य कहा जाता है। हमने पहले ध्वनि से वर्ण बनाए, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण का रूप दिया, वर्ण के सार्थक समूह को शब्द का रूप दिया, शब्द से हमने सुपोर्तिंग प्रत्यय लगाकर पद बनाए और पद के समूह को हमने वाक्य कहा। पद के समूह को हमने वाक्य कहा। पदम समूहम वाक्यम, पद समूहम वाक्यम, पद के समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे कि वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। ये हमारा क्या हो गया? पद हो गया, सॉरी वाक्य हो गया। अब ये देखो भी आगे वर्ण के प्रकार। अब हमें वर्ण तो पता चल गया क्या होता है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों से हम सुपोर्टिंग प्रत्यय लगाकर पद बनाते हैं, पदों के समूह को वाक्य कहा जाता है, वाक्य से भाषा की पहचान होती है। तो इसी तरह ये कितने स्टेप हो गए पद के। पहला क्या हुआ? ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा पद, पांचवा वाक्य। और इस वाक्य से ही भाषा की क्या होती है? पहचान। इस वाक्य से ही भाषा की क्या होती है? पहचान। अब चलो हम जानते हैं कि वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर व्यंजन। स्वरम राजन्ति इति स्वरा, महावाक्य में लिखा गया है ये स्वयं राजन्तः इति स्वरा। जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर। और दूसरा क्या है इसका? वर्ण का प्रकार व्यंजन। व्यंजन को क्या कहते हैं? अर्धमात्रिक है व्यंजनम। जो जिसकी आधी मात्रा हो उसे व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों को अर्धमात्रिक भी कहा जाता है और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन भी कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाए उन्हें व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा वर्ण। ये देखिए वर्ण, वर्ण के कितने भेद होते हैं? ये वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार का हुआ? स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार का हुआ। स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का हो गया वर्ण। अब स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के भेद दो आधार पे किए जाते हैं। एक तो मात्रा के आधार पर और दूसरा ध्वनि के आधार पर। कितने किए जाते हैं? मात्रा के आधार पर और ध्वनि के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। वहीं अगर हम देखें ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर अगर हम देखें
तो इसके कितने भेद होते हैं स्वर के? ध्वनि के आधार पर स्वर के भेद होते हैं, ये भी 3 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ऊंचाई, अनुदात, नंबर 2 निचाई, अनुदात और स्वरित, ये भी 3 ही होते हैं। जो ये होते हैं ये वेदों में यूज किए जाते हैं, हमारे यहाँ यूज नहीं होते, ये वेदों में यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा भाई, हमने पढ़ लिए स्वर के मात्रा के आधार पर और ध्वनि के आधार पर। अब देखिए, ये यहाँ देख लिए अच्छी तरह। स्वर के मात्रा के आधार पर तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और ध्वनि की दृष्टि से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अच्छा, अब ये देखिए व्यंजन। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आयोग वाह। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 और ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, आयोग वाह होते हैं 4 + 4 8, ये दोनों 8 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कैसे में इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, और अंतस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, जो कि य, र, ल, व होते हैं। ऊष्म व्यंजन जो कि जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श नहीं, ऊष्म व्यंजन जैसे स, है, ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। आयोग वाह होते हैं 4, आयोग वाह होते हैं, और आयोग वाह 8 होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूलीय और उपध्मानीय, और ये 4 जो होते हैं वो वेदों में, पुराणों में यूज होते हैं, ये हमारे काम के नहीं हैं। अब आते हैं भी, ये तो हमें पता चल गया कि वर्ण कितने वेद होते हैं। जैसे कि हमने देखा वर्ण के कितने वेद हुए? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर के कितने वेद हुए? मात्रा के आधार पर और ध्वनि के आधार पर। ध्वनि के आधार पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये हमारे काम के नहीं है, वेदों में आते हैं। और मात्रा के आधार पर हम यूज करते हैं कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या है 5, जिन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर हैं 4। कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। तो इस बेस और प्लुत स्वर का कोई लिखित नहीं है, सभी स्वरों के आगे ये 3 का ये निशान लगाकर प्लुत स्वर बोला जाता है। जैसे ये ज़्यादातर बोलने में ही यूज होता है। जैसे किसी को बुलाना हो, बालक, हम जोर से बोलते हैं बालक, तो उसको बुलाते हैं तो उसमें ये यूज होता है। और इसके आधार पर 5 मूल स्वर, 4 दीर्घ स्वर। स्वर कितने हुए? 9। लेकिन कहीं कहीं हमें स्वरों की संख्या कितनी दिखाई देती है? 13। कहीं हमें स्वरों की संख्या क्या दिखाई देती है? 13। अब हमें कन्फ्यूज है, स्वरों की संख्या 9 है या 13 है? स्वरों की संख्या कितनी है? लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में अच है स्वर, अच ही स्वर हैं। अच हमने माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा था। अच क्या है? माहेश्वर सूत्रों का पहला और दूसरा जो माहेश्वर सूत्र हैं, ए, ई, उ, ण, रील, री, क, पहले 4 सूत्र ए, ओ, अंग, आई, औ, च, एच, ये 4 सूत्रों में जो स्वर हैं वो उन स्वरों की संख्या है 9। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हो गए स्वर 9। लेकिन हमें 13 स्वर भी मिलते हैं। जैसे बाकी के 4 स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई,
बड़ा ऊ और बड़ी री। जो ये स्वर हैं, 4 ये मिलाने के बाद स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13। अगर एग्जाम में 9 ऑप्शन में हो तो 9 को प्रायोरिटी देनी है पहले, अगर 9 नहीं हो तो हम किसके साथ जाएंगे? 13 के साथ जाएंगे। जैसे ये कहा गया है, स्वरों की संख्या 9 13 है। लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र एच ही स्वर हैं। एच ही स्वर हैं से इस बात की पुष्टि होती है कि एच ही स्वर हैं, अर्थात स्वरों की संख्या 9 है। माहेश्वर सूत्रों से पता चलता है कि स्वर 9 है। माहेश्वर सूत्रों में भी हमें पता चलता है स्वर 9 है। मूल स्वर कितने हैं? उन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। वही मूल स्वर हैं, वही ह्रस्व स्वर हैं, वही लघु स्वर हैं। कौन कौन से हैं? ये 5 हैं। ए, ई, उ, री, लरी। इनकी संख्या है 5। अब देख लो भाई, स्वरों में और क्या क्या स्वर आते हैं? गुण स्वर भी आते हैं। गुण कितने हैं? 3 आदि गुण हैं। जैसे ए, ओ, इनकी संख्या 3 है। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। इसी तरह है फिर वर्धी स्वर कौन कौन से हैं? ये भी 3 है। आ, आई, औ। ये वर्धी स्वर कितने हो गए? 3 हो गए। फिर संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर इनकी संख्या कितनी है? ये 4 हैं। ए, ओ, आई, औ। ये कितने हो गए? 4 हो गए। ये कितने हो गए? 4 हो गए। फिर दीर्घ स्वर, इन्हें गुरु स्वर कह दे, दीर्घ स्वर कह दे, ये 8 हो जाते हैं। इनमें ये 4 तो हो गए संयुक्त स्वर, संयुक्त आ जाते हैं ए, आई, ओ, औ, और 4 ये आ, ई, उ, री। इनके जो ये मूल स्वर या लघु स्वर कह देते हैं ना हम, इनके रूप, इनके दीर्घ रूप, ए का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप ई, उ का दीर्घ रूप उ, री का री, और री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता। री का होता है प्लुत रूप होता है, और री का कोई भी प्लुत रूप नहीं होता। री का प्लुत रूप नहीं होता और री का दीर्घ रूप नहीं होता। तो इससे हमें पता चल गया स्वर क्या होते हैं, कितने क्या होते हैं। स्वरों की संख्या 9 और 13 होती हैं। अब देखिए व्यंजनों की संख्या। व्यंजन कुल कितने, मूल व्यंजन कितने हैं? 33 मूल व्यंजन। अब आ जाओ भी व्यंजनों पर। अब आ जाओ व्यंजनों पर। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन है 33। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। इनमें 25 हो गए स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। 4 हो गए अंतस्थ। अंतस्थ को और क्या कहा जाता है? अंतस्थ को कहा जाता है अर्धस्वर भी कहा जाता है। 4 हो गए उस। और व्यंजन को क्या कहा जाता है? अर्धद्विमात्रिक भी कहा जाता है। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 33। इनमें 8 जो आ जाते हैं वो आयोगवाह आ जाते हैं। प्लस में 4 आ जाते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन भी जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन इस तरह अगर देखा जाए तो इनकी व्यंजनों की संख्या 33 भी मिलती है। कहीं कहीं हमें प्लस में 4 जोड़ के 37 भी दिखा दिया जाता है, लेकिन हम आज तक 33 ही पढ़ते आए हैं। अब ये देख लो भी, अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क से मैं तक वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं इन्हें, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन को य, र, ल, व। उस व्यंजन स है। आयोगवाह है। प्रत्याहार सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? आयोगवाह है। क्योंकि प्रत्याहार सूत्रों में हम सिर्फ 42 वर्ण ही पढ़ते हैं। प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है? 42। र और यम प्रत्याहार काउंट न करने पर कितने हैं? 42। और अगर कई
व्याकरणचार्य इन्हें भी काउंट करते हैं। तो प्रत्याहार सूत्र कितने होते हैं? 44। लेकिन पाणिनि के अनुसार 42 ही प्रत्याहार हैं। बयालीस प्रत्याहार हैं, तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 42। कितनी है? 42। लेकिन संस्कृत में 63 वर्ण भी बताए जाते हैं और 64 वर्ण भी बताए जाते हैं। इनमें हम आयोग वाह जोड़ देते हैं, संयुक्त व्यंजन जोड़ देते हैं और कुछ और वर्ण भी जोड़े जाते हैं। कुल जोड़ के कहीं कहीं पर 50 भी मिलती है वर्णों की संख्या, 54 भी हो जाती है कुल वर्णों की संख्या। अगर हम देखें 33 मूल वर्ण प्लस में 13 स्वर, तो कितनी हो गई ये? 46। और इनमें हम 8 आयोग वाह और जोड़ दें तो हो गए 54। और अगर हम यहीं इनमें से स्वर हम 9 ले लें तो यही 50 हो जाती है। तो ये इस तरह पूरा होता है। अब स्वर हो गए, व्यंजन हो गए। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को मात्रा और ध्वनि के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। ध्वनि के आधार पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरी वो वेदों में पढ़ाया जाता है, हमारे काम नहीं आता। और मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर हैं 5, जिन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर हैं 8 और वैसे देखा जाए तो 9 हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ऐसे स्वर सूत्र से इसकी व्याख्या होती है। तो फिर ये 4 हो गए, जिन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और व्यंजन 33 हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। पता होना चाहिए अंतस्थ में। और अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। व्यंजनों को अर्धमात्रिक व्यंजन भी कहा जाता है, अर्धमात्रिक भी कहा जाता है। अब देख लो स्वर के भेद, देख लो 21 भेद होते हैं स्वर के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ए के तीनों रूप होते हैं भाई, ए, आ, ए। ई के भी तीनों रूप होते हैं, ई। ऊ के भी तीनों रूप होते हैं, ऊ, ऊ। री के लघु और री दीर्घ दो ही स्वर होते हैं, प्लुत रूप नहीं होता। और री का भी लघु होता है और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता। इसी तरह अब ए आ गया आगे। अब ए का दीर्घ नहीं होगा क्योंकि ये तो एज है संयुक्त, ये तो बने ही दो वर्णों के मेल से। संयुक्त व्यंजन कह दो, ये दीर्घ कह दो, इनका तो लघु रूप होगा ही नहीं। इनके ए, आई, ओ, औ, इन चारों के दीर्घ और प्लुत होंगे, इनका लघु रूप नहीं होगा। इसी तरह 5 ये हो गए, 5 ये, 4 ये, 3 ये, 4 ये, 4 ये और 1 ये। तो ये सारे टोटल मिलाकर हो गए 21। स्वर के भेद कितने हैं अगर क्वेश्चन आ जाए तो? कितने हैं? 21। स्वर के भेद कितने हैं? 21। अब ये देख लो आयोग वाह है वो कौन कौन से हैं। प्रत्याहार सूत्रों में नहीं पढ़े जाते, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? आयोग वाह है। और इनका अपना कोई स्वतंत्र रूप नहीं होता, ये दूसरे वर्णों के साथ मिलकर अपने अस्तित्व की पहचान कराते हैं। जैसे विसर्जनीय विसर्ग, अनुस्वार है अनुस्वार, जिह्वा मूलीय, उपधमानीय। और जो ये 4 हैं ये तो फिर भी हम यूज कर लेते हैं, लेकिन जो ये 4 हैं इनका हम कभी यूज करते ही नहीं। जैसे ह्रस्व, दीर्घ है, और ये जो अक्षर है ये वेदों में लिखा हुआ मिलता है, ये हो गया अनुनासिक, इसका भी हम यूज करते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यही था, वर्ण विचार। वर्ण विचार में देखो विद्यार्थियों, आपको क्या कुछ समझ में आया है क्या नहीं, देखना क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, हम छोटे छोटे टॉपिक लेकर आगे सीरीज वाइज आगे बढ़ेंगे
और हम हर रोज़ हर कुछ नया ही सीखेंगे। ओके बाय।